यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं अरुण खोटे जी से। अरुण खोटे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। साथियों, इससे पहले कि मैं अरुण खोटे जी से आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि अरुण खोटे जी जो है वो एक जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो PMARC के डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने फाउंड किया है वो संस्था, और उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अरुण खोटे जी, आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? ये बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। मेरा जन्म मूल रूप से आप ही के शहर बिलासपुर में हुआ है। वेरी गुड। बिलासपुर के मिशन हॉस्पिटल में। और मेरे पिताजी लगभग 56-57 के आसपास कानपुर किन्हीं कारणों से आए थे और फिर वो अंततः वहीं बस गए और वहाँ के मजदूर आंदोलनों से जुड़ गए। नतीजा तब से हम लोगों की निरंतर हम सब लोग वहीं बड़े पले और मैं सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट हूँ। सेंट जेवियर्स स्कूल में हम लोगों की पढ़ाई हुई और उसके बाद वहीं से मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। राजनीतिक कारणों से मैं तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ इतना सारा परिस्थितियां बन गई थी कि मैं MA के फाइनल एग्ज़ाम देने के बावजूद अपनी डिग्री हासिल नहीं कर सका, राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने के कारण। और ये तो रहा पढ़ाई का। और जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था, कंप्लीट किया था, और उसी के दौरान लगभग उसी समय मेरी माताजी का निधन हो गया। और उनके निधन के बाद मैं दिल्ली गया और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मैंने नौकरी की। लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक ये था कि पत्रकारिता के प्रति एक विशेष रुझान था। मैं तब बचपन से ही, मतलब शायद 8-9 से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। छोटा मोटा कुछ ना कुछ लिखता रहता था, लेकिन कभी ये नहीं लगा था कि मैं कोई पत्रकार हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक पत्रकारिता के प्रति एक इच्छा थी और वो करते। और जब मैं दिल्ली में नौकरी में गया तो मेरा एक बाय द वे दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में बैठा करता था रोज़। तो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोगों से मेरे बाय द वे रिश्ते बन गए, उनसे काफ़ी अच्छा रिश्ता हो गया। और क्योंकि कानपुर के मजदूर आंदोलनों में रहते हुए मेरे पिताजी लगभग 30-35 साल तक वहाँ पे मजदूर आंदोलनों में रहे और प्रदेश के स्तर पे एक बड़ी शख्सियत माने जाते थे। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ हद तक हम लोग प्रिविलेज थे। प्रिविलेज ये है कि जैसे आज की तारीख में तमाम सारे लोग जिनको मैं देख रहा हूँ वो अपनी पीढ़ी के पहले लोग हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे साथ ये था कि मेरे पिताजी लॉयर थे, मेरे पिताजी वकील थे और एक बड़ा मुकाम उन्होंने उसमें हासिल किया। और मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। नतीजा ये था कि हम 6 भाई बहनों की जो शिक्षा थी वो अच्छे पब्लिक स्कूल्स में हुई। हमको किसी भी तरह का धर्म, जाति, इन सब मामलों का कभी आमना सामना नहीं करना पड़ा। निश्चित तौर पे होगा, लेकिन वो प्रत्यक्ष तौर पे हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये रहा पारिवारिक बैकग्राउंड। और चूँकि मेरी माँ भी एक बहुत संवेदनशील महिला थे और बावजूद इसके कि सरकारी नौकरी में थे, वो समाज के बीच में जा कर के तमाम तरह की गतिविधियों में शामिल होती थीं और महिलाओं के बीच में जा कर के उनको नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करने में शामिल होती थी। तो ये एक रवायत सी थी कि माँ बाप से जो एक था कि घर माहौल भी उसी तरह का बना, तो उससे हम लोग आगे बढ़े।
तो कामोवेश मैं अपने पिताजी के बहुत करीब था और उनके आंदोलनों को मैं भी कभी कभी उसी बचपन की उम्र में उनके साथ चल देता था। तो मैंने मजदूरों को भी बहुत पास से देखा और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब लगभग 87-88 में मैं CPI-ML के साथियों के संपर्क में आया और उसके बाद से लगभग मेरी पूरी जो कहना चाहिए कि राजनीतिक चेतना थी उन्हीं के बीच में परिपक्व हुई। और उनके साथ लगातार रहते रहते जब कभी भी हम लोग अन्य सवालों को खड़ा करते थे, जाति के सवाल हैं या उनके दलितों के सवाल हैं, तो उस पे जो भी जवाब आता था वो संतुष्ट नहीं कर पाता था और ये प्रक्रिया चलती रही। लेकिन इस बीच क्या हुआ, मैंने अपनी मतलब मेरे दोस्तों का कहना था कि तुम एक अच्छे पत्रकार हो सकते हो, तुम कहाँ इस नौकरी में हो, वगैरह वगैरह चलता रहा। अंत में मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं पत्रकारिता में आ गया। और पत्रकारिता में जब आया और वहाँ उसके अंदर के स्ट्रक्चर में घुसा तो पता लगा कि यहाँ पे ना तो मैं जो बात करना चाहता हूँ या जो जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ उस उद्देश्य के लिए इसके अंदर जगह नहीं है। कम से कम इसके इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट के अंदर हमारे लिए कोई जगह नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, आज की तारीख में भी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हिंदी का अखबार है वहाँ पे एक साधारण से रिपोर्टर की नौकरी पाने के लिए भी उच्च कुलीन कानिकुब्जी कानिकुब्जी ब्राह्मण होना जरूरी होता है पहाड़ का। अरे बाबा, ये मैं इस देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार की बात कर रहा हूँ। मतलब ये प्राइवेट संस्थानों में किस प्रकार से आरक्षण चल रहा है, ये इसका कलई खोलता है ये बात। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं हो सकती थी। दूसरा क्या था कि लगभग 90 के दौर से, खासतौर पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लॉन्च होने के बाद से पूरे के पूरे मीडिया का जो पूरा बाजारीकरण हो गया, उसमें हमारे जैसे लोगों के फिट होने के लिए जगह नहीं रह गई। क्योंकि मीडिया की जो सामाजिक सरोकारता की जो एक उद्देश्य था, मीडिया अपने उस उद्देश्य से ही बाहर निकल गया। तो जो मीडिया पहले से ही बहुत ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में था वो कमर्शलाइज भी हो गया, तो उसके साथ ही सामाजिक सरोकारों के लिए उसके पास जगह रही नहीं गई। पहले एक डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वो उसे करता था, लेकिन 90 के बाद ये सारी चीजें, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ये चीजें भी खत्म हो गई। तो ये वही एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जैसी स्थिति। तब जाके ये पता लगा कि नौकरी तो नहीं की जा सकती है। तब मैंने कुछ बड़े अखबारों के लिए असाइनमेंट लेके काम किया, मतलब इशू बेस्ड काम। अब वो काम करते हुए मैं लगभग पूरा हिंदुस्तान घूमा। मैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ इंडिया से लेकर के पूरा नॉर्दर्न इंडिया घूमा और तमाम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे मैंने काम किया। और उसके कारण से एक कहना चाहिए कि बहुत संपर्क का क्षेत्र भी बढ़ा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कम्युनिस्ट आंदोलन में लगातार शामिल रहा। 2000 आते आते मुझे लगा कि दिल्ली जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑटोक्रेसी तो हो सकती है लेकिन आंदोलन नहीं हो सकता। और यहीं से मैंने तय किया कि मैं दिल्ली छोड़ देता हूँ। मैं दिल्ली छोड़ करके वापस यूपी में आ गया और यहाँ पे कुछ आंदोलन खड़ा करने के लिए मैं CPI-ML के तमाम संगठनों के साथ काम करने लगा। और मुझे पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, उनका जो मजदूर संगठन का जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स की यूनियन थी, जो लगभग उस समय बिल्कुल बंद पड़ी थी, मुझे कहा गया कि इस यूनियन को चलाओ। तो जल्द ही यूनियन को चलाया और कामोवेश यूनियन इतनी तेजी से बढ़ी कि यूपी में कंस्ट्रक्शन लेबर्स की सबसे बड़ी यूनियन के बतौर जानी जाने लगी। और एक इमेज ये हो गई थी कि अगर हमारी यूनियन का साधारण मेंबर अगर थाने में जा करके कंप्लेन लिखाना चाहेगा तो उसकी कंप्लेन भी लिखी जाती थी और उस पर पुलिस को एक्शन भी करना पड़ता था, क्योंकि ये था कि अगर ये नहीं हुआ तो अगले 2 घंटे के अंदर 200-400 लोग यहाँ पे आके थाना घेर लेंगे। क्या हो, उसी बीच मुझे ये करते करते ही के बीच में मुझे CPI-ML ने उस समय की यूपी में जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी उसके चलते ये महसूस किया गया कि हम लोगों को एक मानवाधिकार संगठन की शुरुआत करनी चाहिए। और हम लोगों ने एक मानवाधिकार संगठन बनाया, PUHR के नाम से।
और PUHR बनाने पर मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हुआ और PUHR के बतौर हम लोगों ने बहुत अंदर कई हस्तक्षेप किए। और उसके बाद एक छोटा सा एक बात हुआ कि आपको याद होगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम 2004 में मुंबई में हुआ था और उसके होने के बाद ये हुआ कि नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स जो थी वो UN के लेवल में काम करने वाली दलित मुद्दों पे उस समय अकेली संस्था थी और उसने उस दौरान उस पर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वर्ल्ड सोशल फोरम में। तो उसके बाद उसको कुछ अपने संगठन की अपने यूपी में क्या हस्तक्षेप हुआ और उसकी क्या अनुभव रहे इसको लेकर के उन्होंने एक समीक्षा बैठक बैठाई। ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो ये बताएगा कि मेरी दलित मुद्दों में एंट्री कैसे हुई। तो उसमें क्या होगा कि अब उसमें एक बड़ा क्राइसिस ये था कि NCDHR की लीडरशिप जो थी वो पूरी दक्षिण भारतीय लोगों की थी और उनका भाषागत बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो यहाँ के जो आयोजक थे वो लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मुझसे बोले ये लोग आ रहे हैं और अगर आप आ करके थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देंगे तो दलित संगठन था यहाँ का, तो आप आकर के कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और उनसे मेरे संबंध भी अच्छे थे, मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। मैं चला गया और वहाँ पे जो NCDHR के जनरल सेक्रेटरी महोदय थे उन्होंने अपनी बातचीत रखी और मैंने उसे ट्रांसलेशन किया। फिर लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया उसको मैंने अंग्रेजी में उन्हें ट्रांसलेशन कर दिया। जब कार्यक्रम उनकी पूरी दिन भर की मीटिंग खत्म हो गई और मैं लगभग जा रहा था तो उन्होंने वो भी जा रहे थे, अचानक काफ़ी दूर से उन्होंने मुझे आवाज़ दी, ही जेंटलमैन। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे नाम पूछा क्या करते हैं। मैंने कहा मैं PUHR चलाता हूँ और CPI-ML का एक्टिविस्ट हूँ। और तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। क्या सवाल था? Who all are your major victims? मेरा जवाब था यहाँ majority of the victims are Dalits. Majority of the victims are poor. They are the most poor. They are very vulnerable people. No, I do not want to know that. I wanted to know what exactly their caste background. It is ever somebody has raised such a question before me, so I was a bit surprised. मुझे लगा ये क्या सवाल है। और जब मैंने अपने आप को स्ट्रेस किया तो मैंने पाया कि मैंने PUHR के बनने के बाद से जितने भी हस्तक्षेप किए थे उसके 90% से ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं दे ऑल आर दलित्स। तो मैंने उनसे कहा या मेजॉरिटी ऑफ देम आर दलित्स। तो उन्होंने मुझसे कहा देन व्हाई डोंट यू वर्क एक्सक्लूसिवली ऑन दलित ह्यूमन राइट्स। मेरे मुंह से निकल गया कि लुक इफ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आई विल कंसीडर अबाउट इट। तो उन्होंने मुझसे मेरा ईमेल आईडी मांगा। संयोगवश उस समय मेरे पास ईमेल आईडी होता था और मैंने अपना ईमेल आईडी उनको दिया। उन्होंने अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया और मुझसे बोले आई विल कांटेक्ट यू। लगभग 15 दिन बाद उन्होंने मुझे मेरे घर के लैंडलाइन में फ़ोन करके कहा मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है, उसका जवाब भेजो। मैंने चेक किया, उन्होंने मुझे कहा था तुम दिल्ली आओ और हम लोग एक बातचीत करते हैं। और इसी एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने मुझे कहा व्हाई डोंट यू ज्वाइन NCDHR and I joined NCDHR. That is the starting point where I started working exclusively on Dalit issue. और उसी प्रक्रिया में मैं तमाम तरह के हस्तक्षेप में पूरे देश में रहा और लगभग 2000 साल। लेकिन था क्या वहाँ पे, चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वहाँ का नेशनल सेक्रेटरी मीडिया बनाया गया। लेकिन यहाँ से एक बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ कि एक संस्था में जब आप मीडिया का काम देख रहे हैं तो उस संस्था की अपेक्षाएं रहती हैं कि आपके माध्यम से वो जो कुछ कर रही है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मुद्दे मीडिया में हाईलाइट होंगे। और आप जब ये ले करके मीडिया में जाते हैं तो वहाँ एक बिल्कुल दूसरी तस्वीर होती है। वहाँ पे कम्प्लीटली लॉकडाउन है आपके। तब ये लगा कि आप क्या करें। चैलेंज ये था कि किस तरह से दलित मुद्दों को मेन स्ट्रीम किया जाए। इनफैक्ट वी नीडेड टू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ दलित इशू। तब जाकर के मुझे लगा कि कम से कम अगर ये लोग जो चीज़ हम दे रहे हैं उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं जो चीज़ें दलितों से जुड़ी छोटी मोटी चीज़ें जहाँ कहीं पे भी मुख्य धारा के मीडिया में आ रही हैं
उसको ही लेकर के लोगों, उसको ही अगर हम रीपब्लिश करें और लोगों के बीच में रखें, तो एक ऐसा वर्ग होगा जो उसे पढ़ेगा और उसको लेकर के उसके अंदर इसके एक संवेदनशीलता पैदा होगी, वो उसके प्रति अवेयर होगा। फॉर्चुनेटली जब ये करना शुरू किया तो शुरू में मेरे पास बहुत बुरी तरह रिएक्शंस आए, और तमाम रिएक्शन के बाद अंततः लगभग 2 साल के बाद लोगों का एक सकारात्मक पक्ष ये आने लगा कि जो लोग पहले साल मुझे गाली देना शुरू करते थे, ट्रोल तो आज की कहानी है लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 2004-5 की, तब लोग मुझे अक्यूज करते थे मेल में कि ये क्या तुमने कचरा डाल रखा है, रोज हमको कत्ल की खबरें देते हो, रोज तुम हमको रेप की खबरें देते हो, रोज तुम बताते हो कि दलितों के घर जला दिए गए, मर्डर कर दिए गए। तो जब ये मुझे लगा कि ये चीजें लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही हैं, तो कारण ये होता था कि ऐसी सारी खबरें किसी अखबार के किसी यूजलेस साइट पे होती थी। 5वें 6ठे 8वें पेज के किसी कोने में एक छोटी सी खबर है, इस खबर का मेन स्ट्रीमिंग करना बहुत जरूरी है, इसको एक्सक्लूसिवली लोगों के सामने रखना जरूरी था कि कितनी बर्बरता के साथ किसी दलित महिला का रेप किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित वर्ग से थी, या किसी दलित का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया बर्बरता के साथ कि उसने अपनी मजदूरी मांगी, या उसने सर उठा करके उच्च जाति के लोगों के सामने खड़ा हो गया था। ये सब खबरें बहुत छोटी छोटी जगह होती थी, इसकी हमने बताइए सब। मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना, जो PMARC है उसके गठन के बारे में कुछ बताइए, जब ये मैं कर रहा था इंडिया वॉच के बारे में भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बातचीत हो जाए। क्या हुआ, जब मैं उसी पे आ रहा हूँ, जब ये आया तो लगभग 2007 आते आते मुझे ये लगा कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ क्या वो मैंने जहाँ तक मैं मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने इस संगठन के साथ रहते हुए कर लिया है। अब मुझे एक उद्देश्य तब तक बन गया था कि क्यों नहीं दलित वर्ग के लिए या सोशल जस्टिस से डिवोटेड एक इंडिपेंडेंट मीडिया की परिकल्पना पे काम करना चाहिए, जो पूर्ण रूप से दलित मुद्दों पे को मतलब समाज के सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित वर्ग है उसकी चीजों को सामने रखे। और यहीं से शुरुआत की 2007 में ही मैंने जनवरी 2007 में मैं NCDHR छोड़ा और मैंने पीपल्स मीडिया एडवोकेसी एंड रिसोर्स सेंटर को स्थापित किया। और इसको स्थापित करने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जितना भी सेकेंडरी रिसोर्सेज में मतलब जहाँ कहीं पे भी दलितों से जुड़ी कोई भी खबर है पर्टिकुलर एट्रॉसिटी से रिलेटेड, उनको पूरा राउंड द क्लॉक मॉनिटर करो और ऐसी जितनी खबरें आती हैं उनको एक फॉर्मेट में बना करके एक न्यूज़लेटर की शक्ल में एज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। और मैंने एक डाटाबेस तैयार करना शुरू किया। दूसरा, मैं इससे एक छोटी सी बात कहूँगा कि जो एक प्रक्रिया चल रही है पिछले 20-30 सालों में कि दलितों के मुद्दे हैं तो वो दलित ही उन मुद्दों पे काम करेंगे और दलितों का ही वो इशू है। मेरा मानना ये है कि दरअसल जाति का जो सवाल है वो हिंदू समाज की एक विकृति है, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विकृति है, और उस विकृति का सबसे ज़्यादा फायदा हिंदू समाज के उच्च वर्ग को मिली है, उच्च वर्णी वर्ग को मिली है। क्योंकि उच्च वर्ण जो है उन विकृतियों के चलते तमाम सत्ता और संसाधनों पे अपना कब्जा बनाए रखने में सफल है, इसलिए वो कभी उसे खत्म करने के पक्ष में नहीं रहता। और इसके खिलाफ उनके ही समाज के जो अन्य लोग हैं जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो जातिवाद पे विश्वास नहीं करते या जो ये मानते हैं कि वो सिविल सोसाइटी है, तो मुझे लगता है इस वर्ग को जब तक हम संवेदनशील नहीं बनाएंगे और जब तक ये लोग उच्च जाति वर्ग के बीच में जा करके इन सारी विकृतियों के खिलाफ माहौल नहीं बनाएंगे, तब तक वो समाज जो जातिगत कारणों से लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, वंचित किए जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सवाल ये है, ये उच्च वर्ण के समाज की विकृति है, उसको उच्च वर्ण के अंदर जो भी संवेदनशील लोग हैं वो लोग उसको ले जा करके उसके बीच में एड्रेस करें। और इसके लिए जरूरी था कि उनके समाजों के लोग दबे कुचले वर्गों के साथ जातिगत आधार पे क्या अत्याचार कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें देना बहुत जरूरी था। तो मैंने इसका एक बड़ा डाटाबेस बनाया
और जितने भी अक्रॉस द कंट्री और इंटरनेशनली भी जितने जो भी संगठन या इंडिविजुअल मानवाधिकार के मुद्दों से जुड़े थे उनका डाटा इकट्ठा किया। पूरे देश में जो भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़े लोग थे, रिसर्च के लोग थे, इंस्टीट्यूट के लोग थे, उन सब लोगों का डाटा इकट्ठा करके मैंने एक ग्रुप बनाया जो दलित मीडिया वॉच के नाम से जाना जाता है। दलित मीडिया वॉच ग्रुप जो है आज पूरी दुनिया में लगभग 74 कंट्रीज के पास अपना न्यूज़ अपडेट डेली पहुंचाता है। 74 कंट्री के लगभग 5.5 लाख लोगों तक ये जाता है। ये 5.5 लाख लोग अमूमन सामान्य लोग नहीं है। सामान्य से मेरा संदर्भ ये है, ये वो संवेदनशील लोग हैं जो अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जिनकी अपनी पहचान है, जिनका कुछ भी कहा या किया या बोला गया शब्द बहुत मायने रखता है। मेरा मानना था कि यदि इन लोगों को टारगेट करके इनको जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ अगर इस वर्ग को संवेदनशील बनाया जाए, इनको अवेयर किया जाए, तो कम से कम ये लोग इसके खिलाफ एक मुखर आवाज बन सकते हैं। और यही लोग हैं जो अपने वर्णों के अंदर जा करके अपने वर्ण को कह सकते हैं कि तुम्हारे इस गलत को करने से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ हमने दलित मीडिया वॉच शुरू की। शुरू में इसका काफ़ी कड़वे अनुभव रहे, और जैसा कि एक सामान्य सी बात है कि हम लोगों के पास कोई साधन संसाधन नहीं थे, और इसलिए काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए हमने इस प्रक्रिया को जारी रखा। जब से लेकिन जारी किया इसको हमने, जनवरी 2007 से लेके आज जब 2020 में बैठा हूँ, ये हम लोग राउंड द क्लॉक 365 डेज का काम करते हैं कि सारी न्यूज़ का मॉनिटरिंग करना। अब इसमें क्या रहा, इसका नतीजे बहुत अच्छे रहे। इसके नतीजे ये रहे कि ओवर द पीरियड जितने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस थे या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने हमारे न्यूज़ अपडेट को बहुत सीरियस ढंग से लेना शुरू किया और उन्होंने हस्तक्षेप करने शुरू किए, उन्होंने बोलना शुरू किया। दूसरी तरफ जैसे मिसाल के तौर पे अपने देश में जितने भी नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, उन लोगों ने हमारी न्यूज़ को मॉनिटर करना शुरू किया, हमारे न्यूज़ अपडेट को सीरियसली लेना शुरू किया। जैसे आज की तारीख में सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ही पास पिछले जनवरी 2007 से लेकर अब तक लगभग 8-9 हज़ार से ज़्यादा केस उन्होंने रजिस्टर किए हैं हमारे न्यूज़ अपडेट से। और ये 8-9 हज़ार केसेस में कंप्लेनेंट में या तो अरुण खोटे है या दलित मीडिया वॉच है। तो ये एक बड़ी सफलता है कि हमने एक देश के एक मानवाधिकार से की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्था को सेंसिटिव बनाया, अवेयर किया, और उन लोगों ने हस्तक्षेप भी किया। बहुत बढ़िया। इस हस्तक्षेप से जो बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले क्या होता था, कोई एट्रॉसिटी होती थी तो अमूमन एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, आपका जो एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट नहीं होते थे, विक्टिम्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था, विक्टिम्स को कोई रिलीफ नहीं मिलता था। एनएचआरसी ने जब केसेस रजिस्टर करने शुरू किए बहुत तेजी से, तब क्या हुआ कि कम से कम एक लेवल में एक बड़ी तादाद में जो हम लोगों के समाज के जो वंचित वर्ग था, जो प्रताड़ित वर्ग था, जो विक्टिम था, उनके केस दर्ज होने शुरू हुए। उसमें उनका एक्यूज की गिरफ्तारी हुई, उनको जो विक्टिम थे उनको प्रोटेक्शन मिली, उनको कंपनसेशन या रिलीफ दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बड़ी तादाद में संबंधित जो भी दोषी पुलिस वाले या दूसरे अधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन। तो ये एक बड़ी सफलता दलित मीडिया वॉच के बतौर हम लोगों के हाथ पे आई, जो आज भी जारी है। बहुत डिटेल में आपने बताया, और दलित मीडिया वॉच का मैं भी मेंबर हूँ, मुझे भी इसके मेल्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास अभी 5 मिनट और है, मैं चाह रहा हूँ कि आप संक्षिप्त में पीएमएआरसी के बारे में कुछ बताइए, और आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आपका जो डेस्टिनेशन है, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप बताइए। डेस्टिनेशन जिस दिन पीएमआरसी शुरू किया था उस दिन भी यही था कि एक सामाजिक न्याय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित एक ऐसा मीडिया स्थापित किया जाए जो पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसकी पहचान बने, और जिसके माध्यम से जो
उच्च वर्ण के वर्ग हैं उनको संवेदनशील बनाया जा सके, और दूसरी तरफ दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके सामने, उनके बीच में एक ऐसा माध्यम बनाया जा सके जो जिससे उनके जितने मुद्दे उनको स्थापित किया जा सके। मैं एक डॉक्टर अंबेडकर की एक जो चीज है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अपने मीडिया के होने पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने हमेशा ये कहा और उन्होंने तमाम सारे प्रयास भी किए। कामोवेश हमारे दलित वर्ग के जो तमाम हिस्से जो अभी कहना चाहिए किसी सक्षम स्थिति में आ गए, उनमें हमारे आप जैसे सैकड़ों लोग हैं जो ये प्रयास भी करते रहे। ये इतिहास में भी होता रहा है। 50 साल पहले, 60 साल पहले भी दलित समाज के कोई लोग आपको कोई पत्रिका या कोई अखबार निकालने का प्रयास करते थे, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर ने लेकिन इसमें एक जो बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि दलित वर्ग का ये जो सक्षम वर्ग या ये जो संवेदनशील हिस्सा था जो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आगे रखना चाहता था, उसने अपने आप को पूर्ण रूप से इतने तक सीमित कर लिया कि हमें अपना एक मीडिया होना डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मीडिया के होने के साथ साथ मुख्य धारा के मीडिया में भी होने की जरूरत पे बहुत बल दिया था। दरअसल जब डॉक्टर अंबेडकर अपना मीडिया की बात करते हैं तब वो कहते हैं अपने समाजों के बीच में तमाम जो संवाद स्थापित करने के लिए हमारे पास एक अपना मीडिया होना चाहिए। वहीं 72 समाज में बड़े पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखने के लिए हमारे लिए मुख्य धारा के मीडिया में जगह जरूर होनी चाहिए। अब आता हूँ पीएमआरसी के ऊपर। पीएमआरसी पिछले 15 वर्षों से लगभग हर साल ये होता है जब सरकार का बजट आता है तब हम सरकार के एक ऑनलाइन पिटीशन भी जारी करते हैं और सरकार को भी हम निरंतर एक पिटीशन भी देते हैं जिसपे हम सरकार से डिमांड करते हैं कि साहब ऐसा है कि सामाजिक न्याय के ऊपर मीडिया स्थापित करने के लिए आपको कुछ नई तरह की रियायतें देनी पड़ेंगी। जैसे यूएस का उदाहरण लीजिए कि यूएस ने वहाँ के मीडिया हाउस के अंदर ब्लैक्स की एंट्री को इंश्योर करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, अफर्मेटिव पॉलिसी। इस अफर्मेटिव पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि सारे न्यूज रूम के अंदर ब्लैक्स की उपस्थिति बहुत एसेंशियल कर दी गई। इसलिए यदि आप यूएस के या यूरोप के आप चैनल देखें तो आपको ब्लैक्स की उपस्थिति बड़ी अच्छी तादाद में दिखती है। सिमिलरली यूरोप में और यूएस में ब्लैक्स की हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में भी यही शर्त लगा दी कि अगर आपको रिलैक्सेशंस चाहिए, यदि आपको तमाम तरह के फ़ायदे चाहिए तो आपको हॉलीवुड की फिल्मों में एक सर्टेन परसेंटेज में आपको प्रत्येक कैटेगरी में आपको ब्लैक्स को रखना होगा। मुझे लगता है बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा आपका जितना CSR का फंड है आप क्यों नहीं ये शर्त लगाते हैं कि इसका 5% जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे में मीडिया स्थापित करने वालों को दिया जाएगा। तमाम तरह हम लोगों ने एक 10 सूत्री पूरा एक डिमांड सरकार के सामने पिछले 15 साल से रखा है। अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आप जैसे लोग भी आ रहे हैं और तमाम सारे लोग इस पे हैं तो हम लोग इस पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करके बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात को रखा। तीसरा एक मैं लास्ट भी बता दूं, हमारा अभी जो लास्ट हमारा इंटरवेंशन जो पिछले 4 साल से हम लोग चला रहे हैं वो है जस्टिस न्यूज़। जस्टिस न्यूज़ एक बहुत एक्सक्लूसिवली 3 पक्षों के ऊपर पे डिवोटेड एक हम लोगों का पोर्टल है जिसमें ऑडियो और टेक्स्ट दोनों ही हैं, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही देखा जा सकता है और ये 3 मुद्दों को कवर करता है। ये दलितों के सारे पक्ष को लाता है, ये अल्पसंख्यक वर्ग के सारे पक्षों को लाता है। हमने तीसरा बड़ा पक्ष शामिल किया ट्रांसजेंडर्स को भी हमने ये माना कि वो दलित वर्ग की तरह इक्वली एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है और हमने उनके मुद्दों को भी अपने उस पर शामिल किया। मुझे लगता है जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे वो जस्टिस न्यूज़ जरूर देखेंगे और उस पर अपनी राय भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर देखेंगे जस्टिस न्यूज़। और अरुण खोटे जी, आपने बहुत डिटेल में और तमाम मुद्दों पर बातचीत करी और खासतौर पे जो काम जिससे आप जुड़े हुए हैं
जिस संस्थाओं को आपने फाउंड किया है उसके बारे में भी बात किया आपने, और बहुत अच्छा लगा। आपसे लग ही नहीं रहा था कि ये बात यहाँ पर बीच में रोकी जाए, लेकिन समय की एक अपनी बाध्यता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर हमारे इस एपिसोड पर्सनैलिटी ऑफ द वीक के लिए आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद साथियों आप सभी का, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, कमेंट्स कीजिए। अगर नए हैं इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।